अंदर जाने के बाद सबसे पहला एक सच तो सामने आया कि जैसे इरफान अली ताज ने कहा था इंटरव्यू में कि झगड़ा जब शुरू हुआ मैंने संग संग बोबाजार ओसी को फ़ोन किया, तो बोबाजार ओसी का ये साफ साफ कहना है कि मुझे इरफान अली ताजवाज ने किसी ने फ़ोन नहीं किया है। बाकी यहाँ के जितने भी स्टाफ लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि हमें खबर नहीं थी। वो कह रहे हैं मैंने तो अपना पर्सनल नंबर अभी तक किसी को दिया ही नहीं है, तो मुझे मेरे पास कॉल कहाँ से आ गई। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त इस्लाम, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आप देख सकते हैं कि 9 बजे जो रैली निकला था वार्ड 43 से शारिक अमान की हिमायत में और उनको इंसाफ दिलाने के लिए, जिसमें से कुछ घंटे बौ बाजार के गेट पर भी धरना पे भी बैठी रही टीम। पुलिस से रिक्वेस्ट करने के बाद ये लोग डिपुटेशन देने के बाद अंदर में ओसी के पास भी गए। चलिए क्या बातचीत हुई नहीं हुई डायरेक्ट आपको बताएंगे। क्या बातचीत हुई अंदर में, क्या पुलिस ने आपको कहा? देखिए, अंदर जाने के बाद सबसे पहला एक सच तो सामने आया कि जैसे इरफान अली ताज ने कहा था इंटरव्यू में कि झगड़ा जब शुरू हुआ मैंने संग संग बोबाजार ओसी को फ़ोन किया, तो बोबाजार ओसी का ये साफ साफ कहना है कि मुझे इरफान अली ताजवाज ने किसी ने फ़ोन नहीं किया है। मुझे कंट्रोल रूम से जैसे ही कॉल आया और कॉल आने के देखिए 5 मिनट के अंदर में मेरा टीम आप लोग के पास पहुंच गया, तो ये समझ में आ गया। देखिए यहाँ भी इरफान अली ताज झूठा है, ठीक है, उसका झूठ सामने आ गया। रहा दूसरा बात कि हर बार वो बोलता ना लीगल लीगल लीगल, तो आज से हम लोग ने लीगल कार्रवाई शुरू कर दिया है। ये पहला डेपुटेशन हमने दिया है इरफान अली ताज के खिलाफ और उसके जो ऊपर से लोग जिन्होंने इसका पूरा नीचे दिखाते हो, ठीक है, उसके खिलाफ, यहाँ तक कि इस थाने के एक ऑफिसर के खिलाफ जिसका नाम है रूपक दास, हाँ, उसके खिलाफ भी दिया है। रूपक दास, हाँ जी, उसके खिलाफ भी दिया है। आप देख सकते हैं कि ये रिसीविंग है बाजार पीएस का जी। आज का डेट 24 दिखा हुआ है, 11 बजे रात में दिखा हुआ है। ये टाइमिंग में दिखा रहा हूँ। मनोज कुमार वर्मा IPS कमिश्नर देने जाऊंगा जी, उनके नाम से भी लेटर है जी। तो इससे तो ये साफ साबित हो जाता है कि इरफान अली ताज कल भी झूठा था, आज भी झूठा और हमेशा झूठा ही रहेगा। कि किस तरीके से उसने झूठ बोला था कि मैंने बोला, उसी तरीके से वो झूठ बोला था कि मेरा भाई बचा रहा था। वीडियो में साफ साफ दिखा है और सभी ने देखा है। इसमें बोलना और ना बोलना बेवकूफ़ी होगा, सभी देखा है। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, मैं बार बार आपसे एक जानना चाह रहा हूँ कि आखिरकार उन्होंने आप पर पूरी टीम को लेकर के मॉब लिंचिंग जैसा हमला क्यों किया? देखिए, वो डर गया। यही सबसे अहम सवाल यही है। इरफान अली ताज डर गया था। वो जानता था कि देखिए उसका टारगेट में तो बहुत कोई था कि जो उसके खिलाफ खड़ा होगा वो मार खाएगा, लेकिन शारिक अमान उसके खिलाफ खड़ा होगा वो उसके लिए सबसे बड़ा थ्रेट था, क्योंकि वो जानता है कि लोग इसको सुनते भी हैं, इसको समझते भी हैं और इसको मानते भी, क्योंकि इरफान अली ताज को पता है कि उसके इलेक्शन जीतने में मेरा कितना बड़ा भूमिका है, ठीक है। क्योंकि आपसे गलती हो गई, गलत आदमी गलती तो हुआ, बोलते हैं आपने जिता दिया। ब्लंडर मिस्टेक जो इरफान अली ताज के लोग आज कह रहे हैं ना कि हम लोगों से ब्लंडर मिस्टेक हो गया, एक्चुअली ब्लंडर मिस्टेक वार्ड 43 की आवाम से हो गया, क्योंकि हम लोग ने सोचा था कि ये रहनुमा बन के आया है। जिस तरीके का काम उसने NRC में किया था, लॉकडाउन में किया था, तो हम लोग इसको रहनुमा समझते थे, लेकिन एक्चुअली ये बिजनेस चला रहा था, इन्वेस्टमेंट कर रहा था। और इन्वेस्टमेंट जब इसका पूरा हो गया, जैसी काउंसलर ये बन गया, इसकी वाइफ जब काउंसलर बन गई, उसके बाद ये अपना जात और औकात सबको दिखा दिया। हम आएंगे, आपकी अहलिया भी सामने में भी है। मैं देख रहा हूं कि आप अपने हस्बैंड के साथ कंटिन्यू उनके इंसाफ की लड़ाई के लिए सामने में खड़ी हुई है। ताखिर कहाँ हो रही है? फिर से इंसाफ में ताखिर कहाँ हो रही है? लेट कहाँ तक? लेट कहाँ हो? देखिए, लेट तो देखिए पूरा प्रोसेस ही लेट चल रहा है, ठीक है। पर जिस तरीके से अभी यहाँ पर गए, जैसे ये लोग यहाँ के पुलिस वाले बता रहे हैं, यहाँ के OC बता रहे हैं कि हमें कुछ नहीं पता था, ठीक है। अब वो कहते नहीं कि अपने साथ गेहूं को गुण पिसता है, ये सब वही कहानी हो रही है। और इरफान अली ताज ने ऐसा दिखाया था कि पुलिस उसका साथ दे रही है, ठीक है, पर वहाँ पर क्या साथ एक बंदा दे रहा था, वो था रूपक दा, ठीक है। बाकी यहाँ के जितने भी स्टाफ लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि हमें खबर नहीं थी। वो कह रहे हैं मैंने तो अपना पर्सनल नंबर अभी तक किसी को दिया ही नहीं है, तो मुझे मेरे पास कॉल कहाँ से आ गई। तो इससे मालूम हो गया कि वो झूठ बोल रहा था, ठीक है। तो इसी वजह से अब ये है, इन लोगों ने कहा है कि हम पे ट्रस्ट करिए और हम लोग इंसाफ दिलाएंगे। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आज जो डेपुटेशन हम लोगों ने दिया वो सिर्फ और सिर्फ इरफान अली ताज के उस इंटरव्यू के बहकावे में दिया, जिस तरीके से उसने ये कहा था कि हमने कॉल कर दिया था, और हम लोग ने देखा कि उसने अगर कॉल कर दिया था और 40 मिनट्स बाद अगर पुलिस आई है तो कहीं कहीं ना, ऐसा तो नहीं, पुलिस की भी भूमिका है। लेकिन आज यहाँ आने के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि कंट्रोल रूम से फ़ोन आया था, इरफान अली ताज ने फ़ोन नहीं किया था। तो इस चीज़ के लिए
लिए यहाँ के ओसी सर से हम सॉरी भी बोलेंगे और उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे, जिस तरीके से उन्होंने मुझे ये उम्मीद जगाई है कि आप बेफिक्र रहिए, आपके साथ इंसाफ होगा। चार्जशीट अभी जमा नहीं हुआ, चार्जशीट जमा होना बाकी है। ये कब होगा? ये उन्होंने कहा है कि देखिए ये बात तो देखिए महबूब भाई, आप भी जानते हैं कि रात को अगर 1 घंटे में हम सवेरा करने बोल देंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, सवेरा होने में वक्त लगता है। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ वक्त दीजिए, चार्जशीट जब जमा होगा आपको इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। वो लोग जो लोग कल्प्रिट थे जिसका फोटो बार बार नाम बोल रहे बोले हैं, हैं कि मेरा इन्वेस्टिगेशन ऑन है, जब तक मैं कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लूँगा तब तक मैं कुछ जवाब नहीं दूंगा। जिस दिन मैं कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन कर लूँगा, मैं आपसे वादा करता हूं कि दोबारा आपको मेरे पास आना नहीं पड़ेगा। और मैं आपसे एक और वादा करता हूं कि ये पहला इंसिडेंट है मेरे रहते हुए हुआ है। अब जब तक मैं बोबाजार थाना में हूं ऐसा इंसिडेंट किसी के साथ नहीं घटेगा, ये वादा है। शारिक साहब, कभी कभी पुलिस क्या होती है ना, केस को दबाने के लिए इस किस्म की बातें करती है, तो क्या लगता है कि आपको पुलिस, मैं जस्ट आई वांट टू नो, मैं आपकी ज़बान से जानना चाहता देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और इसी उम्मीद से दुनिया चल रही है। हूं। अभी कुछ देर पहले आप बॉबाजार के खिलाफ नारे भी लगा रहे थे, अभी उनके फेवर में भी बातें कर रहे हैं। नहीं, हमारी दर्शक नाजरीन पूरी बात को आपको कैच भी कर रही है, देख भी रही है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने नाजरीन दर्शक को सही बात रखूं। जो मुझे और मेरी फैमिली को और इस आवाम को लग रहा था कि बोबाजार की पुलिस मिली भी है, तो यहाँ आने के बाद ये पता चला कि तालाब में एक मछली गंदा है, पूरा तालाब नहीं। आप समझ रहे बात? तो इतना तो देखिए, इतना तो मैं भी एक अच्छा खासा उम्र हो चुका है मेरा, 34-35 साल का उम्र है, तो इतना तो बात से समझ में आता है कि सामने वाला भी वो मछली में शामिल है कि नहीं, तो ये समझ में आता है। लेकिन ठीक है, हम लोग ने प्रोटेस्ट किया और इस चीज़ को अब हम लोग देखते हैं कब तक इंसाफ होता है नहीं होता। उन्होंने तो वादा किया कि थोड़ा वक्त दीजिए, इंसाफ कर दूंगा। अगर उसके बावजूद भी ये इंसाफ नहीं दिए तो नहीं हुआ तो फिर देखिए, ईद बाद हम लोग फिर दीदी हैं, अभिषेक दा हैं, पॉलिटिकल लोग भी हैं, उसके बाद में कमिश्नर साहब भी हैं, उसके बाद आपका हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, बहुत कुछ है। मैं तो वहाँ तक जाऊँगा जहाँ तक आज तक कोई नहीं गया, वहाँ तक जाऊँगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ देखिए, मेरा ये आंदोलन का मकसद सिर्फ ये नहीं है, मैं तो बच गया, लेकिन मेरे जगह कोई और तो शायद मर जाता। तो ये आंदोलन का वजह मेरा ये नहीं है कि मैं शारिक अमान को इंसाफ दो, मैं कहता हूँ मगरिबी बंगाल को इंसाफ दो। ये ट्रेंड नहीं बनना चाहिए मेरा आंदोलन। में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर सरपंच चैनल में बात आपने कहा था कि हम सारे पर जो है समझिए कि ये करेंगे, कमिश्नर के पास जाएंगे, केएमसी के जो है डीजी बिल्डिंग के पास जाएंगे, कंप्लीट इलीगल कंस्ट्रक्शन को बंद करवाएंगे, तो इसके बारे में क्या प्लान है? मैंने ऑलरेडी मैं कहीं ना कहीं आपका जो के साथ जो मामला है ना, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन का भी जुड़ा हुआ है। देखिए, अगर वो मामला नहीं होता, आप उसको आराम से बिल्डिंग बनाने देते, लीगल इलीगल बनाता रहता, सब लोग बनाते, तो फिर आपके ऊपर, इसलिए कि हम जानते हैं कि जो लोग सच के लिए आवाज़ उठाते हैं, जुल्म के खिलाफ आवाज़, उस पर इस किस्म के हादसे में भी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मामला ये जुड़ा हुआ है। ये तो आपने बिल्कुल हकीकत कहा कि ये सारा मामला जो है अवैध कब्जा, तोड़बाजी और इनलीगल कंस्ट्रक्शन का ही है। ठीक है, वो जो लोग आए थे ना इनके साथ भीड़ में, वो सब इनके तोड़बाजी के हिस्सेदार हैं, ऐसा बात नहीं है। असमतुल्ला बोलिए, जो भी बोलिए, वो सबको मैं जानता हूँ बाकायदा। भाई अभी थोड़ा दिन पहले मैंने खुद ताज को इस चीज़ के लिए कॉल किया था कि असमतुल्ला बार बार क्यों आके यहाँ पर पैसा मांगता है, किस चीज़ का पैसा मांगता है, इस चीज़ को रोकिए, नहीं तो फिर इस चीज़ के लिए हम आवाज़ उठाएंगे। मैं काफ़ी दिनों से इस चीज़ के लिए मैं ताज को बोल रहा हूँ। एक्चुअली क्या है पता है, देखिए ताज एक ईगोइस्टिक आदमी है, और वो बोलते हैं ना कि मेंढक के जब पाँव के नीचे अशरफी आ जाता है तो वो अपना जात और औकात भूल जाता है। तो यही सेम हाल है इरफान अली ताज के साथ कि वो एक LIC चलाने वाला इंसान के पास जब दौलत आ गया, पावर आ गया, शोहरत आ गया, तो वो अपने आप को, अपने वजूद को भूल चुका है। आप रहिए, हम पूछेंगे। शाहीन साहब, आप पुलिस बाजार के ओसी से मिले, मिलने के बाद कहाँ तक आपको भरोसा मिला कि क्या मतलब मामला? देखिए, भरोसा तो सिर्फ बात का मिला है, जो उन्होंने वादा किया है कि हम आप लोगों के लिए दोबारा से फुटेज देखेंगे और देख करके केस बनाएंगे। आपके पास मोबाइल में था, साथ साथ दे देते। हमने कहा है उनको कि आप मेडिकल का भी फुटेज निकालिए और जो हम लोगों के पास भी फुटेज है वो भी देखिए, और जो आपके पास भी है, थाना के पास भी फुटेज है। आज मगरिबी बंगाल में पूरे बंगाल के आवाम के पास ये फुटेज है, तो उनके पास कैसे नहीं होगा? तो हमने कहा फुटेज के आधार पे आप केस बनाइए, आप ये लप्पड़ झप्पड़ का केस मत बनाइए। अगर फुटेज के आधार पे केस बनाते हैं तो हम आपसे गुहार करते हैं, आप हमको इंसाफ दिलाइए। अगर फुटेज के आधार पे केस नहीं बनाते हैं तो फिर हम कोर्ट जाएंगे, उस वक्त आपके खिलाफ भी केस करेंगे। शाहीन साहब, आप काफ़ी सियासत में भी रहे हैं, वार्ड 43 को आप बहुत अच्छी तरीक़ा से समझते हैं, और वार्ड 43 पूरे कलकत्ता ने, पूरे बंगाल में
रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में इबादत और रियाज़त, खिलाफत कमेटी की मार्केट, नाखुदा मस्जिद में अलविदा की नमाज़ें और फिर ये सारी चीज़ें के लिए काफ़ी मशहूर था। मगर कुछ सालों से देखता हूँ रमज़ान में लड़ाई झगड़े की वजह से मशहूर हो गया। तो ये नहीं लगता 43 और कलकत्ता के लिए बहुत शर्म की बात? नहीं, ये इरफान अली ताज के लिए पिछले 4-5 साल से पॉलिटिकली हम लोग नहीं चल रहे हैं। और इरफान अली ताज जो है वो वार्ड में कुछ अफ्तार पार्टी करा के और कुछ लोगों को पैकेज दे करके वो बताते हैं कि हम बहुत बड़े सोशल वर्क हैं और गरीब के रहनुमा हैं। पिछले 5 साल से लॉकडाउन के आगे पूड़ी भाजी 5 साल से ये बांटता चला आ रहा है। शारी कमान पूड़ी भाजी पूरे रमजान बांटते चला आ रहा है। क्या सोशल वर्क करेगा वो? उसके पास तो औकात ही नहीं है उसका सोशल वर्क करने का। आज हमारे वार्ड में वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करके इनलीगल कमा करके 2-4 करोड़ रुपया वो 10 करोड़ 10 लाख 20 लाख खर्चा करता है। हम लोग ने कमाया नहीं पॉलिटिक्स करके, हम लोग ने पॉलिटिक्स किया है। हम लोग ने ये गुंडागर्दी नहीं किया वार्ड में। ये तो पॉलिटिक्स करके कमा रहा भी है, गुंडामू भी कर रहा है। ये क्या पॉलिटिक्स करेगा? और हम लोग उस वक्त तक 4 बरस हम लोग नहीं थे, फील्ड में नहीं थे। अब एक्शन में आएंगे? इंशाल्लाह जरूर एक्शन में आएंगे और ताज को ठिकाने लगा के रहेंगे। ताज का कुर्सी खींच के रहेंगे। इसका औकात में इसको ला देंगे। जैसा ये फीता डाल के LIC करता था ना, उसी औकात में ला देंगे। जो शमीम अनवर का चमचागिरी करता था और CPM का दलाली करता था, ये CPM का कैडर है। इसको TMC मत बोलो, CPM का कैडर है। आप इंक्वायरी करो वार्ड में कि ये शमीम अनवर खान का दल्ला था और ये CPM करता था। ये कभी TMC तो आप कांग्रेस करते थे? उस वक्त हम कांग्रेस करते थे। कांग्रेस का अलायंस था। और मेरा बेटा पिछले 2014 से INTTUC अफिलिएटेड बाई प्रगतिशील हॉकर यूनियन कर रहा है और उसी के बैनर के नीचे ये सोशल वर्क करते चला रहा 5 साल से। ये लॉकडाउन की वजह से इसने अपना सोशल वर्क बंद किया। देखिए, हम आपको सिंपल सा चीज़ बताएं, इरफान अली ताज अगर सोशल वर्कर बना था ना तो वो मेरे वजह से बना था। मैंने उसको सिखाया गरीबों को खिलाना। इससे पहले कौन खिलाता था 43 वार्ड में? मैंने शुरुआत किया था कि अफ्तार तो बांट के दुनिया को दिखाने वाला। अच्छे मरासिम थे? हाँ, आपके साथ अच्छे ताल्लुकात मरासिम थे? जी। तो मैंने शुरुआत की थी और सुनिए, मैं जो करता था ना अपने कमाए हुए पैसे से। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरप्राइज सिलसिला। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। वार्ड नंबर 43 से सारिक अमान की हिमायत में आज वार्ड 43 के अवाम बाव बाजार का घेराव कर रही है। आप देख सकते हैं सैकड़ों लोग यहाँ पर घेराव के लिए वी वांट जस्टिस, वी वांट इंसाफ के लिए यहाँ पर सामने में मौजूद है। बाव बाजार पुलिस स्टेशन का यहाँ पर घेराव हो रहा है। चलिए, यहाँ पर खवातीन भी है, कर रही है। क्या कहते हैं कि आज इतना रात में तकरीबन 10 बज चुका है, बाव स्टेशन के सामने में आना पड़ा क्योंकि इंसाफ नहीं हो रहा ना। इंसाफ तो चाहिए होगा ना हर हाल में। कब देगी बाव बाजार इंसाफ? कब हमारी जो सरकार है वो उसके लिए एक्शन कब लेगी? बाव बाजार थाने कब एक्शन लेगा? कब इरफान ताज को अरेस्ट करा जाएगा? उसके आदमियों को कब अरेस्ट करा जाएगा? क्या एक और मोबिलिटी इंतजार करा जा रहा है? क्या ये हर साल ये चलता रहेगा गुंडागर्दी? इरफान ताज का जुल्म चलता रहेगा? वो क्या समझ रहा है अपने आप को कि वो जो चाहेगा वो होता रहेगा? क्या ये पुलिस बिक चुकी है या खरीद लोग, मतलब पुलिस जो खरीदी हुई है, कौन है पुलिस? ये खरीद चुकी है। मुझे लग रहा है इरफान ताज ने इन लोगों को खरीद लिया है। बात सिर्फ इतनी सी है, ये पुलिस बिक चुकी है। अगर ये खरीदी भी नहीं होती या बिकी भी नहीं होती तो आज इस चीज का 1 महीना हो गया, अभी तक एक्शन लिया जा चुका होता, पर एक्शन नहीं लिया गया। मतलब क्या है? यानी कुछ तो गड़बड़ है। सबसे पहला बात अभी तो है, हो रहा है ये सब, अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? कब दोगे इंसाफ? क्या हम लोगों को बार बार ऐसे आना पड़ेगा? मैं एक चीज जानता हूं कि आपके हस्बैंड पे मॉब लिंचिंग के मारने की कोशिश की गई और अगर अल्लाह ने उनकी जान नहीं बख्शी होती तो वो मर चुका होता सारिक अमान। एक चीज चाहते हैं कि जो FIR हुआ है आपके हस्बैंड के ऊपर भी हुआ, नॉर्मल मारपीट का FIR, क्या कहते हैं इसके बारे में? अरे शर्म नहीं आई उन लोगों को? है वीडियो देखने के बाद भी मारपीट का केस, और मैं उल्टा सोचो ना, मेरे जो मियाँ है उन पे इल्जाम लगा दिया कि मारपीट। वाह वाह वाह, पब्लिक गवाह, पब्लिक ने सब देखा है। ठीक है, वो लाख चौक कुछ भी करे, पूरा सेटअप बिठा दे, पूरा सब कुछ कर दे, ऐसा अब नहीं होगा। अब शारिक अमान को इंसाफ हर हाल में चाहिए होगा। 3-4 साल से वो ये खेल बहुत खेल चुका है, उसकी गुंडागर्दी हमेशा चलती आ रही है, पर अब नहीं चलेगी। अब तो शारिक अमान
शारिक अमान को इंसाफ हर हाल में देना पड़ेगा। और हस्बैंड के ऊपर, आपके ससुर के ऊपर भी FIR हुआ है। वो तो इल्जाम लगाएंगे, वो तो झूठ मूठ का, क्योंकि सब बिके हुए हैं ना, इसलिए इल्जाम लगाए। अगर सच्चे होते, ईमानदार होते तो वो जो वीडियो में साफ नजर आ रहा है और हकीकत क्या है सबको नजर आ रही है, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टा हल्का फुल्का धक्का मुक्की का केस दे दिया। ये कौन सी बात होती है? ये क्या तरीका है? इंसाफ है ये? या आपने क्या कही बेईमानी करी है? आपने वन साइड सपोर्ट करा है, नजर आ रहा है, पब्लिक को नजर आ रहा है, आवाम को नजर आ रहा है कि ये यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पर अगर अरेस्टिंग नहीं होता तो आगे का प्लान क्या हो? आगे तक जाएंगे। अगर अरेस्टिंग अभी नहीं हुई इरफान इताज की और जो वीडियो में नजर उसके भाइयों की, उसके भगना की, जो थे, अगर अरेस्टिंग अभी भी नहीं हुई तो चाहे मुझे ममता दीदी के पास भी जाना पड़े, मैं वहां तक जाऊंगी। जब जाइएगा तो इंसाफ जरूर मिलेगा। इंशाल्लाह इंसाफ मिलता, क्यों नहीं मिलेगा? मुझे अपनी दीदी से पूरा भरोसा है, वो इंसाफ देगी। वो खुद नहीं चाहती कि बंगाल मॉब लिंचिंग हो, जो आज शारिक अमान के साथ हुआ है वो दोबारा किसी और के साथ भी हो, वो नहीं चाहती। बंगाल एक सेफ सिटी है, सिटी ऑफ जॉय है। ये क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है। आज यहाँ पर भी ये सब होगा है और आज ये क्या हो गया बुरा। मैं दिल्ली से हूँ, मैं वहाँ सुन के वहाँ क्राइम होता है। मैं खुद कहती हूँ कि यहाँ पर हम लोग रहते हैं, हमारा बंगाल कितना अच्छा सेफ है। आज यहाँ पर भी ये सब चीजें हो रही हैं। वाह रे वाह, ऐसा होने नहीं देंगे हम, सिटी को खराब होने नहीं देंगे। क्या कहती है? आप तो खुद ही देख रहे हैं कि जो हम लोग का प्रोटेस्ट चल रहा है वो किस लिए चल रहा है? शारिक के लिए चल रहा है। वो आज इतना मतलब उसको इंसाफ नहीं हुआ है कि वो चल नहीं पा रहा, मगर अपने लिए इंसाफ मांगने निकला है। आप लोग भी तो देख रहे हैं ना इस चीज को। बाव बाजार पुलिस ने बोला, देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल बाव बाजार के सामने में खड़ा हुआ, यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है और शारिक अमान के इंसाफ के लिए कलकत्ता पुलिस के काम को, बाव बाजार पुलिस के काम को कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा किया गया, इसलिए कि उन्होंने इंसाफ दिलाने में, इंसाफ मांगने में ताकीद की। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now